बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 लर्निंग में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 2.6 कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग में नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लर्निंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का होना ज़रूरी है जिससे लर्निंग को ज़्यादा बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन है। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक किसी भी इंडिविजुअल्स की या लर्नर की अपने इनर से जो वो मोटिवेट होता है उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और जो एक्सटर्नली किसी भी इवेंट के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से उसको मोटिवेट किया जाता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाती है। जब तक वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से मुतासर होके लर्निंग करता है तो उसकी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक कहलाती है, और जब वो खुद से किसी सिचुएशन, इवेंट या लर्निंग से मुतासर होकर लर्न करता है तो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। अब मोटिवेशन का ताल्लुक इंटरेस्ट से है। अब इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि स्कूल में बच्चे को पढ़ाने वाला उस्ताद है। अब उस्ताद का काम ये है कि उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करे। जब इंटरेस्ट डेवलप करेगा तो बच्चे की ऑटोमेटिकली मोटिवेशन डेवलप हो जाएगी। उसमें स्कूल का फैक्टर है कि स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा हो, फ्रेंडली हो, जिसमें बच्चा जो है स्कूल में आना पसंद करे। उसका मोटिवेशन लेवल ये हो कि उसे स्कूल अच्छा लगता है, क्लास में आता है तो उसे टीचर अच्छा लगता है, सबक पढ़ता है तो उसे टीचर के पढ़ाने का जो मेथड है, तरीकाकार है या पर्सनैलिटी है वो अच्छी लगती है, और जिससे वो सबक जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है। जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे में की उसके हवाले से जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर होने लग जाएगी एज कंपेयर टू उस सब्जेक्ट के जिसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी या मोटिवेशन का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी लर्निंग ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। अब क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन से मुराद यह है कि एक टीचर ने अपना टॉपिक बच्चे को डिलीवर करना है और समझाना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि टीचर अपने तौर पर उस टॉपिक के हवाले से क्लियर हो। जब तक वो खुद अपने टॉपिक के हवाले से उसका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक वो टीचर्स बच्चे को जितने मर्जी तरीक़ेकार, मेथड्स, टेक्निक यूज़ कर ले, उस तरह से इफेक्टिव लर्निंग बच्चे को नहीं करवा सकता। तो इसलिए टॉपिक को जब भी डिलीवर करना तो बच्चे के लेवल को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से डिलीवर करना कि जो बात टीचर बच्चे को बता रहा है उसका बच्चे के लेवल के हिसाब से क्लैरिटी है, बच्चे को अपने लेवल के हिसाब से टीचर की बात समझ आ रही है। उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि टीचर हैवी एड्स भी यूज़ कर सकता है, कुछ और मटेरियल भी यूज़ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसके जो मेंटल इमेज है टीचर के अपने जहन के अंदर उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, वो इतना क्लियर होना चाहिए कि उसके लिए जो भी वो सपोर्टिंग मटेरियल, टेक्निक यूज़ करे तो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से वो अपना मेंटल इमेज बच्चे को डिलीवर कर सके। और अगर उसका अपना मेंटल इमेज क्लियर नहीं होगा तो फिर जितना कुछ मर्जी सपोर्टिव मटेरियल यूज़ कर ले, बच्चे को क्लैरिटी के साथ वो टॉपिक नहीं समझा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे को लर्निंग के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल तरीके से। जैसे मिसाल दी हुई है कि तरबेला डैम है, एक हिस्टोरिकल आपके पास एक पॉइंट है, प्लेस है पाकिस्तान के हवाले से, और हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसकी हिफाजत के बारे में बताया जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर बच्चों का एक ट्रिप पॉसिबल हो और बच्चे को यही तरबेला डैम के बारे में जो नॉलेज है तरबेला डैम में ले जाके तब बच्चे को दिया जाए, ताकि बच्चा अपने ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए जब उसको देखेगा और साथ साथ उसको वो नॉलेज बताया जाएगा जो बच्चे को बताना ज़रूरी है उसकी एज और लेवल के हिसाब से, तो बच्चा उस नॉलेज को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और वो देर पा होगा। लेकिन अगर उसके मुतबादल अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बच्चे को जो है वो ओरल कम्युनिकेशन के जरिए या प्रेजेंटेशन के जरिए बच्चे को समझाते हैं, तो फिर जिस तरह के बच्चे का जहनी लेवल होगा, जहानत का लेवल होगा, उसी हवाले से बच्चों की जो लर्निंग है वो तो होगी, लेकिन बहुत अच्छी लर्निंग नहीं होगी। ज़हीन बच्चे कुछ बेहतर पिक कर लेंगे, लेकिन एवरेज बच्चे जो है उनके लिए फिर उस ओरल कम्युनिकेशन के जरिए इस तरह के टॉपिक को लर्न करना मुश्किल हो जाता है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है इसके बारे में हमने पढ़ा है
कि लर्नर का जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है इसमें मेन फैक्टर जो है वो हेरिडिटी है, कि विरासत से आता है, कि उनके बच्चे अपने वालिदैन से जहानत लेकर आते हैं। कुछ वालिदैन घर फैमिली में वालिदैन की तरफ से बच्चों में जो जहानत का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों में दरमियाना होता है, कुछ में कम होता है। आप एक क्लास में देखेंगे तो सब बच्चों का जहानत का लेवल एक जैसा नहीं होगा। उसमें एक मेन फैक्टर जो है बच्चों की हेरिडिटी है, और दूसरा फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जो बच्चे को मिलता है उससे भी उसके जहानत के लेवल को बेहतर किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट इस दो बातों पे मुत्तफिक है कि जहानत के लेवल पे हेरिडिटी भी असरअंदाज होती है और इन्वायरमेंट भी असरअंदाज होता है, लेकिन मेन जो है वो हेरिडिटी की तरफ जो है इनका जो थिंकिंग है या थॉट इस तरफ हेरिडिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब टीचर्स ने साफ ज़रा जब बच्चे को डिलीवर करना है, जो भी मेथड यूज करना है, तो इस बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए टीचर कि मेरी क्लास में जो बच्चे पाए जाते हैं उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। जब तक बच्चों का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या लर्नर का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टीचर को मालूम नहीं होगा तो टीचर ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। अब जो अच्छे बच्चे जैसे मैंने कहा उनको ओरल तरीके से भी समझाएंगे तो वो काफी हद तक आपका कंसेप्ट जो है पिक कर लेते हैं, लेकिन जो दरमियाने बच्चे हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के जरिए या ओरल प्रेजेंटेशन के जरिए उतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करते जितना उनको प्रैक्टिकली खुद उस प्रोसेस में से गुजारा जाता है। तो ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो तो आपको पता है एवरेज होते हैं, ज़हीन बच्चे बहुत कम क्लास के अंदर होते हैं, तो उनके लिए फिर जरूरी है कि टीचर्स के पास मटीरियल एविएट्स मॉडल्स और इस तरह के सपोर्टिव मटीरियल हों और उसके ज़हन में अपना कंसेप्ट भी क्लियर हो, तो तब वो ज्यादा बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकता है, क्योंकि क्लास के अंदर ज्यादा सीखने वाले बच्चे जो हैं वो एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को बिलोंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एकेडमिक एटमॉस्फेयर। अब एकेडमिक एटमॉस्फेयर का जो बच्चे को दो जगह मिलती हैं एकेडमिक एटमॉस्फेयर के हवाले से, एक उसका घर है और एक इसका स्कूल है। अब घर में पहले आ जाएं, क्या बच्चे को सेपरेट स्टडी रूम मिला हुआ है? क्या बच्चे के पढ़ने के टाइम उसे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं किया जाता? क्या बच्चे का जो पढ़ाई का टाइम है वो सेट किया हुआ है? क्या बच्चे को पढ़ाई के टाइम के दौरान कोई इधर उधर के असाइनमेंट या काम तो नहीं लगाए जाते, भाई ये भी कर लो, चलो ये भी कर लो। और इसी तरह स्कूल में आ जाए तो क्या बच्चे को पढ़ाने के हवाले से टीचर्स के साथ साथ एविएट्स भी मौजूद हैं? क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो लुक नजर आती है कि नहीं आती है? क्लासरूम है उसमें चार्ट्स इस तरह की चीजें जो है वो अवेलेबल हैं, स्पोर्टिंग मटेरियल अवेलेबल है? क्या स्कूल की जो लाइब्रेरी है वो फंक्शनल है? क्या बच्चों की वहां तक एक्सेस है? जैसे आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, स्कूल में हर स्कूल में कंप्यूटर लैब्स हैं, क्या वो फंक्शनल हैं? और फंक्शनल के साथ साथ क्या बच्चों को इन लैब्स तक एक्सेस मिली हुई है अपने नॉलेज को शेयर करने की? क्या लाइब्रेरीज में बुक्स जर्नल और इस तरह के इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है? तो ये होता है एकेडमिक एटमॉस्फेयर। अगर तो इस तरह का एटमॉस्फेयर बच्चे को मिला हुआ है तो इसका मतलब बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। और अगर घर में या स्कूल में दोनों में कहीं भी अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई कमी पेशी है या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ तो फिर साफ ज़रा बच्चे की लर्निंग उसी हवाले से फिर उतनी ज्यादा मुतासर भी होती है। अफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे मैंने कहा कि एक टीचर ने अपनी बात जो कन्वे करनी है वो इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग से करनी है, कि सबसे पहले टीचर का अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके ज़हन में जो मेंटल इमेज है उस टॉपिक का बच्चों के लेवल के हिसाब से वो क्लियर होना चाहिए। अब उस क्लैरिटी के साथ आप उसने बच्चों के पास जाना है, बच्चे को लेवल को सामने रखते हुए उसने बहुत सारे मेथड जो है टीचिंग के वो देखने हैं और उसमें से देखना है कौन सा एक या दो या तीन जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो बहुत सूटेबल है। और उसने ये भी देखना कि मेरी क्लास के कौन कौन से बच्चे जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं, जहानत के किस लेवल के हैं, कौन किस तरह के बच्चों के लिए कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग सूट करेगा, और ओवरऑल पूरी क्लास के लिए किस तरह का मेथड ऑफ टीचिंग सूट करेगा कि जिसमें ज़हन बच्चा बोर भी ना हो और दरमियाने बच्चे की लर्निंग भी मैक्सिमम हो जाए। इस तरह से जब मेथड ऑफ टीचिंग को टीचर यूज करेगा अपनी क्लास के अंदर तो अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएगा और लर्निंग के रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम होते जाएंगे। रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल कुछ करता है, उस करने का उसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और उस पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से फिर वो उसको मजीद अच्छा और बेहतर करता जाता है और उसकी लर्निंग बेहतर से बेहतर होती जाती है। अब जब हमने बच्चों एज अ टीचर कह लें, पेरेंट्स कह लें, कम्युनिटी कह लें, बच्चों की लर्निंग करवानी है, उसकी मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा करवानी है, इस तरह का माहौल देना है कि बच्चे को पॉजिटिव
इन्वायरमेंट मिले जिससे बच्चे को लगे कि मुझे मेरी लर्निंग पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जिससे उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है। ऐसा ना हो कि बच्चा जब काम करे तो रिवॉर्ड है, काम ना करे तो उसे सजा ही सजा हो। जब सजा ही सजा होगी तो उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन नहीं होता। हो सकता है कि उस काम के लिए रुक जाए लेकिन उसका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होता। जब बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होता तो उससे बच्चे का जो रीइंफोर्समेंट का फैक्टर है लर्निंग वो मुतासिर होता है। तो साहब आप कोशिश ये होनी चाहिए कि बिहेवियर स्ट्रेंथन हो, बिहेवियर जो है वो वीक ना हो। बिहेवियर स्ट्रेंथ कैसे होता है? रिवॉर्ड की सूरत में होता है, पनिशमेंट या रीप्रूफ की सूरत में जो है बिहेवियर स्ट्रेंथन नहीं होता। तो इसलिए इसको जो है रीइंफोर्समेंट की लर्निंग को थॉर्नडाइक ने और बीएफ स्केनर ने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर चुका हूं। तो उसके लिए जितनी अच्छी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए रीइंफोर्स की जाए, रीइंफोर्समेंट समझ लो पनिशमेंट के अल्टरनेट ही आ जाती है कि जिसमें बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है। बहुत कम जगहों पे ऐसा किया जहां पे मजबूरी हो, जरूरी हो, सजा का फैक्टर जहां जिसके बगैर कोई गुजारा ना हो। हम ये नहीं कहते कि सजा नहीं होनी चाहिए, जजा के साथ साथ सजा भी एग्जिस्ट करती है। सजा तब एग्जिस्ट करे जब जजा का फार्मूला फेल हो जाए। जब जजा के फार्मूले फेल हो जाएं तो तब सजा की तरफ आना चाहिए। ये ना सोच लेना चाहिए कि नहीं ये सजा से भी जो है ये आउटपुट हासिल होती है तो लिहाजा मैं सजा ही दूंगा या दूंगी। तो उससे बेहतर यह है कि पहले जजा वाले फैक्टर को इंप्लीमेंट कर लिया जाए, एक्सरसाइज कर लिया जाए। उसके बाद है जी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये फॉर्म जो सेंटेंस है आपने यूनिवर्सल ट्रूथ आपने सुना हुआ है। एक इंसान जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है जहानत के लेवल के साथ साथ साफ जो इंसान ज्यादा ज़हीन होता है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस से भी उसका जो नॉलेज है वो ज्यादा बेहतर शेयर होता है। और जो एवरेज माइंडेड पर्सन है उसको उतने ही नॉलेज की रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो ज़हीन बच्चा ना प्रैक्टिस करने वाला पीछे रह जाता है बानिस्बत एवरेज बच्चे के जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। ज़हीन बच्चा प्रैक्टिस के जरिए अपने आप को बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस छोड़ के दरमियाने बच्चों से भी उसका जो रिजल्ट है वो डाउन हो सकता है। इसलिए टीचर को इस तरह से एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए अपने बच्चों का कि बच्चा अपनी लर्निंग के हवाले से प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को समझे और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा सबक याद करता है तो उसे उसके साथ लिखने की भी आदत डालें। अगर वो सिर्फ याद करता है तो वो जल्दी भूलेगा, अगर वो याद करके लिखेगा तो वो देर से भूलेगा। इसी तरह एक दफा याद किया है फिर उसको दूसरी दफा याद करेगा, एक दफा याद करके लिखा है फिर उसको दूसरी दफा याद करके लिखेगा। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस करेगा तो उसको बार बार जब याद करना पड़ेगा तो उसे कम टाइम लगेगा, जल्दी वो चीज रिवाइज हो जाएगी, पिक हो जाएगी और उसके जहन में नशी हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस की लर्निंग में बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ये आपके पास 8 फैक्टर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए जिसके जरिए लर्निंग को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप ऐड करके लर्निंग के टॉपिक को मजीद भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।